एक बार पुनः स्वागत है सभी बच्चों का आज के सेशन में। ठीक है, दोबारा से हम लोग जुड़ चुके हैं क्रिया वाला टॉपिक लेकर। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, सिर्फ 5-10 मिनट का ब्रेक लिए थे अपन। क्रिया वाला टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। हम्म। गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून तारा। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्रिया, क्रिया के बारे में पढ़ना चालू करना है। तो क्रिया का मतलब आप क्या समझते हो? क्रिया, क्रिया, क्रिया शब्द जो बना हुआ है वो कार्य शब्द का है ना, कार्य शब्द का ही रूपांतरित रूप है क्रिया। ठीक है, तो जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता हो, ऐसे शब्द जिससे किसका बोध होता हो? कार्य के होने का बोध होता है। किसका बोध होता है? कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, परिभाषा सामान्य से मैं लिख सकता हूँ क्रिया की। ठीक है, चल, क्रिया, क्रिया जिस शब्द से किसके होने का बोध होता है? जिस शब्द से, जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता है। किसका बोध होता है? कार्य के होने का बोध होता है। जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता है या व्यक्त होता है, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। जैसे, जैसे मैं बोल सकता हूँ लिखना, 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 पढ़ना, दौड़ना। ठीक है, भागना, खाना पीना, रोना, सब क्या है? क्रिया है। समझ में आ रहा है? कार्य के होने का बोध हो रहा है इन सभी शब्दों से। लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया, सबसे किसका बोध हो रहा है? किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो। अगर मैं बात करूं, एक क्रिया इसमें से लेता हूं, ध्यान दो। लिखना, लिखना, लिखना क्रिया को ध्यान दो। लिखना, लिखना क्रिया आपका बना हुआ है लिख धन्ना से। किससे बना हुआ है? लिख धन्ना। एक चीज आप देख पा रहे होगे, जितनी भी क्रिया है सबके पीछे ना जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ना जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? लिखना, पढ़ना, दौड़ना, नहाना, खाना पीना, सबके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? ना जुड़ा हुआ है। अगर इस ना को मैं अलग कर दूं, ठीक है, इस ना को मैं अलग कर दूं, तो इसे कहा जाता है क्रिया का मूल रूप। ये जो बचा वाला है हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप। क्या कहते हैं इसे? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं हिंदी की किसी क्रिया से ना को हटा दूं, किसको हटा दूं? ना को हटा दूं, ना को हटा दूं, तो इसे क्या बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप। और क्रिया के मूल रूप का एक और नाम है, इसे जाना जाता है धातु। क्या कहा जाता है? धातु। तो मैं कह सकता हूँ क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सामने क्या ध्यान रखना है कि धातु है क्या? तो धातु क्रिया का मूल रूप है, या संस्कृत में धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में, संस्कृत में क्रिया को, क्रिया को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। तो मेरे को यहाँ पे धातु के बारे में बताना था। धातु के बारे में अगर एग्जामिनर पूछे तो पहला पॉइंट धातु के बारे में क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? संस्कृत में क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, धातु से ही क्रिया का निर्माण हो रहा है क्या? मैं बोल सकता हूँ धातु से ही किसका निर्माण हो रहा है? क्रिया का निर्माण हो रहा है। धातु से ही, धातु से ही क्रिया का, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है।
धातु से ही किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले क्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा धातु के बारे में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं धातु से ही क्रिया का निर्माण हो रहा है, धातु के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो धातु के बारे में हेडिंग लगाओगे। धातु के भेद, धातु के बारे में तो जान गए, धातु के बारे में तीन चीज जानना था। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से ही किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर। धातु के भेद क्या देखना हमको? धातु के भेद या धातु के प्रकार। धातु के भेद। तो धातु के भेद की अगर मैं बात करूं, तो धातु के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक है सामान्य धातु, एक कैसा है? सामान्य धातु। और एक है यौगिक धातु। एक कैसा है? सामान्य धातु, और एक है आपका यौगिक धातु। ठीक है, या इसको कर लो मूल धातु, थोड़ा सा रीड कर लो। सामान्य धातु क्या बोल रहा हूं मैं? मूल धातु। ठीक है, सामान्य धातु को मैं क्या बोल रहा हूँ? मूल धातु। इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं करती है। मूल धातु कैसे रहती है? स्वतंत्र रहती है। एग्जाम्पल करूंगा, समझ में आएगा। अभी परिभाषा लिखो, मैं क्या बोल रहा हूँ? मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु कैसी होती है? मूल धातु, मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। इसका अर्थ क्या मैं बताऊंगा। मूल धातु स्वतंत्र होती है, मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं करती है, तथा अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं करती है, तथा अन्य किसी शब्द पर, अन्य किसी शब्द पर, अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं करती है, तथा अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, क्या मतलब निकालना है इसका? जैसे कि मैं बोलूं जा, इसको उदाहरण ले रहा हूं मैं। जैसे कि मैं बोलूं जा, जाना नहीं होगा। जाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जा, खा, ठीक है, जा, खा, पी। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये आपका क्या है? मूल धातु। क्या है आपका ये? मूल धातु। समझ में आ रहा है? इसमें ना है क्या? नहीं, इसमें ना जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया बन जाएगा। जा, खा, पी आपका क्या हो जाएगा? मूल धातु। यौगिक धातु, यौगिक मतलब, यौगिक शब्द की बात करूं तो योग धन इक से बना हुआ है। मतलब ऐसा धातु जो, जो या तो योग से बना हो, या प्रत्यय के प्रयोग से बना हो, या संज्ञा या नाम से बना हो, संज्ञा या विशेषण से बना हो, उनको मैं क्या कहूंगा? यौगिक धातु। कहने का मतलब ये है कि इसमें या तो हो सकता है एक साथ दो धातुओं का प्रयोग कर लिया गया होगा, या उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करके उसको परिवर्तित कर दिया गया होगा, या फिर क्या किया होगा, क्या किया जाएगा? संज्ञा या विशेषण से आपकी धातु का निर्माण किया जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना कैसे होगी? यौगिक धातु की रचना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना कैसे हो सकती है? पहला पॉइंट ध्यान रखना, यौगिक धातु की रचना मूल धातु में, मूल धातु तो पता ही है, ये सारे मूल धातु हैं। ठीक है, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, मूल धातु में क्या लगाकर? प्रत्यय लगाकर। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, मूल धातु में क्या लगाकर? प्रत्यय लगाकर, या फिर धातुओं को संयुक्त कर, धातुओं को क्या कर? एक से अधिक धातुओं को, धातुओं को संयुक्त कर। धातुओं को संयुक्त मतलब एक की जगह दो धातु का प्रयोग। जैसे कि खा लेना, मैं बोलूं खा ले, पी ले, यहाँ पे दो, दो धातुओं का संयोग कर ले रहे हैं क्या? ठीक है, धातुओं को संयुक्त कर, धातुओं को संयुक्त कर, धातुओं को कैसे कर? संयुक्त कर। या तीसरा तरीका हो सकता है संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण से, संज्ञा या विशेषण से धातु का निर्माण, संज्ञा या विशेषण से धातु निर्माण। ये तीन तरीके से हम रचना कर सकते हैं किसकी?
यौगिक धातु की, और यही यौगिक धातु की परिभाषा भी बनेगी। ठीक है, वापस धातु के भेद कितने हैं? दो भेद है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु की बात करूं तो मूल धातु कैसी होती है? स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि मैं बोलूं जा, खा, पी, ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे? मूल धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु की रचना मूल धातु में प्रत्यय लगाकर किया जाएगा। ठीक है, धातुओं को संयुक्त कर किया जाएगा, या संज्ञा या विशेषण धातु का निर्माण करेंगे। संज्ञा और विशेषण मिलकर क्या करेंगे? धातु का निर्माण करेंगे। इसी के आधार पर यौगिक धातु के तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। वापस लिखोगे, धातुओं के भेद। ठीक है, धातुओं के भेद, धातुओं के भेद, नहीं नहीं, धातुओं के भेद मैं लिखा रहा हूँ ना, आराम से, आप चिंता मत करो। धातुओं के भेद, धातुओं के भेद में वापस मैं दोनों प्रकार को लिख रहा हूँ। ठीक है, धातुओं के भेद में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? मूल धातु। इस बार मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, मैं बार बार चीजों को रिकॉल कराते रहता हूँ ताकि ध्यान रहे। पहला क्या है? मूल धातु। और दूसरा है हमारा यौगिक धातु, मतलब ऐसा धातु जो योग से बना हुआ है, यौगिक धातु। और योग अलग अलग चीजों का आ रहा है, कभी प्रत्यय जुड़ जा रहा है, कभी धातु आपस में जुड़ जा रहा है, तो कभी संज्ञा और विशेषण जुड़ जा रहा है। यौगिक धातु तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है, फ्लो चार्ट को हर बार पूरा बनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? आधा आधा बना के चलते हैं, याद नहीं होता है। वहां तक याद हो गया ना, अब इसके आगे याद रखो। ठीक है, यौगिक धातु की मैं बात करूं तो एक आता है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। धातु का नाम प्रेरणार्थक क्रिया है, ध्यान रखना। एक क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। एक का नाम क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। एक है यौगिक धातु या क्रिया। यौगिक धातु या क्रिया, बुक में ऐसा ही दिया हुआ है नाम, बता दे रहा हूं पहले से। यौगिक धातु या क्रिया। और एक है नाम धातु या क्रिया। नाम धातु या क्रिया। ठीक है, नाम धातु या क्रिया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या? एक एक करके, एक एक को करते चले जाएंगे, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला? यौगिक धातु कितने प्रकार है? तीन प्रकार। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया या धातु। ठीक है, पहला हेडिंग लगाओगे, प्रेरणार्थक धातु या क्रिया। प्रेरणार्थक धातु या क्रिया। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। ऑनलाइन में किसी बच्चों का छूटा तो नहीं है? कोई स्लाइड छूटा तो नहीं है? आगे चले ना? चलो, प्रेरणार्थक धातु या क्रिया। क्या होगा प्रेरणार्थक धातु या क्रिया? ध्यान देंगे, देखो। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देने का काम किया जाएगा। प्रेरणार्थक, प्रेरणा कहीं ना कहीं शब्द छुपा हुआ है क्या? तो जहां पर एक कर्ता दूसरे कर्ता को, या मैं बोल सकता हूं जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने का प्रेरणा दे, दूसरे को कार्य करने का प्रेरणा दे, उसे हम क्या कहेंगे? उस उसमें प्रयुक्त होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक धातु क्रिया। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है, क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक। उस उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगा, उसमें क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा, क्रिया होगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, माँ बेटी से रोटी बनवाती है। माँ बेटी से क्या करवा रही है?
रोटी बनवाने का काम कर रही है। यहाँ पे दो करता है, ठीक है, याद रखना। इस वाक्य में दो करता है, माँ और बेटी दो करता है क्या? माँ और बेटी दोनों करता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ माँ, माँ बेटी से, बेटी से रोटी बनवाती है, बनवाती है। अब एग्जाम में इसको पूछा हुआ है कई बार, ठीक है, कि बनवाना, ये जो बनवाना है ये कैसा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ रहा है क्या? बनवाना कैसा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक। इसी को बस एग्जाम में पूछा हुआ है अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के। जैसे कि मैं और एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मूल धातु, क्या लिख रहा हूँ मैं? मूल धातु, मूल धातु। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्रिया, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया। चलो, अगर मैं बोलूँ मूल धातु, जैसे कि मूल धातु उठ है, उठ है, उठ क्रिया कैसे बनेगा? इसमें ना जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? उठना। क्रिया कैसे बन जाएगा? उठना, है ना? क्रिया कैसे बन जाएगा? उठना आपका क्रिया हो जाएगा। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? उठवाना। क्या हो जाएगा? उठवाना। जैसे कि ठेकेदार मजदूरों से पत्थर उठवाता है, तो उठवाना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक। ठीक है, इसी को कुछ कुछ जगह बुक में उठाना भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अगर आपको उठ दे दे मूल धातु के रूप में और इसका प्रेरणार्थक पूछे तो उठवाना आराम से लगा लोगे। उठ से उठवाना प्रेरणार्थक आराम से लगा लोगे। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि उड़ से, उड़ से उड़ना, उड़ना आपका क्या हो जाएगा? क्रिया। और प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? उड़वाना, उड़वाना। उड़ाना भी हो सकता है, बिल्कुल, उड़ाना भी होगा। ठीक है, चल से, चल आपका मूल धातु है, चल से क्या हो जाएगा? चलना। और चलवाना आपका कैसा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसा ही क्वेश्चन ऑलरेडी उठवाना एक बार एग्जाम में आ चुका है, क्या? चलाना। विनय कुमार पाठक में सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और अपने एग्जांपल्स को आप बढ़ा सकते हो चाहो तो। ठीक है, विनय कुमार पाठक के ही एग्जांपल्स हैं ये। जैसे कि दे से देना, ठीक है, दे से क्या हो जाएगा? देना या दिलवाना। ठीक है, दे से क्रिया क्या हो जाएगा? देना। और दिलवाना क्या हो जाएगा आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, पी से पीना हो जाएगा और पिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया। चलो, दूसरा है यौगिक क्रिया या धातु। स्लाइड पीछे करनी है, ये वाली, यही वाली तो है। हाँ, ये वाली। सुमन कौन सा टॉपिक एक बार और बता रहे हैं? टॉपिक का नाम लिखकर आप लोग बोला करो कि ये एक बार और बता दीजिए। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता है ना कि मुझे क्या बताना है दोबारा। ठीक है, यौगिक धातु आना बाकी है अभी, यौगिक का भी बताया नहीं है मैंने। ठीक है, यौगिक का भी आना बाकी है, यौगिक बाकी है अभी, यौगिक बाकी है अभी, यौगिक अभी नहीं बताया मैंने, यौगिक बाकी है अभी, सिर्फ परिणाथक की बात कर रहे हैं। हो गया? ठीक है, चलो। यौगिक धातु, देखो यौगिक धातु के तीन प्रकार है, ठीक है। वापस मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करा दे रहा हूँ। धातुओं के भेद कितने हैं? मूल धातु और यौगिक धातु, ठीक है। यौगिक धातु की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यौगिक धातु को, यौगिक धातु की रचना तीन तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका क्या है? मूल धातु में क्या लगाकर? प्रत्यय लगाकर धातुओं को संयुक्त करके। और तीसरा, संज्ञा या विशेषण के संज्ञा या विशेषण के सहयोग से धातु का निर्माण कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है यौगिक धातु का। अब यौगिक धातु के अंतर्गत ध्यान रखना है आपको, यौगिक धातु तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेरणार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु। दूसरा है यौगिक धातु या यौगिक क्रिया। या तीसरा है नाम धातु। तीसरा क्या है? नाम धातु। इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक में क्या होगा? जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बेटी से क्या बनवाती है? रोटी बनवाती है, तो बनवाती क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेरणार्थक। आगे चलो, मूल धातु,
क्रिया और परिणार्थक क्रिया, इनका उदाहरण मैं आप लोग को दे चुका हूं। अगला है यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे धातु जो एक से अधिक धातुओं के योग से बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक धातु। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाले, दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से, दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से बनने वाली धातु कैसी धातु हो जाएगी? यौगिक, यौगिक धातु कहलाएगी। यौगिक धातु कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे कि उठ जाना, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके? उठ जाना, खा लेना। अब यहाँ पे देखो, आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं क्या? उठ और जाना दोनों क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक धातु, दो पद से बना हुआ है, उड़ जाना, खा लेना। ठीक है, गिर पड़ना, उड़ जाना, गिर पड़ना। ठीक है, वो भी हो सकता है, उड़ जाना। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? यौगिक धातु। समझ में आ रहा है क्या? ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? यौगिक धातु। तीसरा है नाम धातु। तीसरा किसके बारे में पढ़ना है? नाम धातु। यहाँ तक हो गया क्या? ऑनलाइन वाले सभी बच्चों का हो गया क्या? आगे चले। तीसरा है नाम धातु। नाम धातु। नाम धातु की अगर बात करूं, समझो एक बात, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी नाम है उसके हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। ये सारे हैं तो नाम ही क्या है? ये सारे क्या है? नाम ही है। क्या है सारे के सारे? नाम। इसका मतलब ये है कि इनके प्रयोग से अगर कोई क्रिया बनाया जाए तो उसे नाम धातु कहेंगे। संज्ञा के प्रयोग से, सर्वनाम के प्रयोग से तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से धातु बनाया जा सकता है। किसके प्रयोग से? संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से आपका धातु बनाया जा सकता है। और इनको मैं क्या कह रहा हूँ? सबको नाम कह रहा हूँ, तो इनसे बनने वाले धातु को क्या कह दूंगा? नाम धातु कह दूंगा। तो मैं कह सकता हूँ कि संज्ञा, परिभाषा में बोल सकता हूँ मैं, संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से बनने वाले, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से, के प्रयोग से बनने वाले, संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से बनने वाले धातु को नाम धातु कहा जाता है। नाम धातु। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कभी भी नाम धातु पूछेगा तो। ठीक है, नाम धातु कहा जाता है।
ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है क्या नाम धातु किसे कहेंगे? चलो, अगर मैं बात करूं कुछ संज्ञा शब्दों की, किसकी बात कर रहा हूँ? संज्ञा पद मैं ले लेता हूँ। संज्ञा पद, जैसे कि क्या संज्ञा पद ले लूं मैं? ध्यान देंगे सभी बच्चे। संज्ञा पद, जैसे कि मैं संज्ञा पद ले लेता हूँ हाथ। क्या लिया मैंने? हाथ। तो हाथ से अगर मुझे धातु बनाना है या क्रिया बनाना है तो हथियाना बना सकता हूँ क्या? हाथ से हथियाना। ऐसे ही मैं बात शब्द भी क्या है आपका? संज्ञा पद है। ठीक है, बात से क्या हो जाएगा? बतियाना। कुछ विशेषण वाले एग्जांपल ले लेता हूँ, विशेषण वाले एग्जांपल। विशेषण, विशेषण वाले एग्जांपल, जैसे कि विशेषता क्या है? गरम। गरम आपका विशेषण है कि नहीं है? गरम, ठंडा गरम, चाय गरम है, विशेषता बता रहे कि नहीं बता रहा है? ठीक है, गरम से गरमाना। गुस्से में गरमा गया, ऐसे बोलते हैं ना, गरमाना। ये क्या है आपकी? धातु है कि नहीं है? ठीक है, चिकना से चिकनाना। चिकना से क्या हो जाएगा? चिकनाना। चिकनाना। तो ये सारे आपके क्या है? नाम धातु। ठीक है, नाम धातु क्रिया जो बोलना चाहो। क्लियर है क्या? धातु यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है। धातु समझ में आया है कि नहीं आया है? यहाँ से प्रश्न बनता है और इजी इजी प्रश्न बनता है जो एग्जाम में बनने के लायक है। हाँ, पूजा साहू कहाँ पे समझ में नहीं आया जल्दी से बताएंगे? कौन सा नहीं समझ में आया मैं रिकॉल करूंगा। कहाँ पे समझ में नहीं आया पूजा, जल्दी बताएंगे? कहाँ से एक बार और बताऊं? नाम धातु को एक बार और बताना है। यहीं पे ये हथियाना। अरे भाई देखो, इसमें मैं हाथ से आपका हथियाना बन जाएगा। ठीक है, हाथ, कई बार बोलते हैं ना कि जमीन हथिया लिया। हथियाना शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो हाथ आपका क्या है? संज्ञा है। आपको संज्ञा वाले टॉपिक में समझना पड़ेगा कि संज्ञा किनको किनको बोलते हैं। तो हाथ क्या है आपका? संज्ञा। जितने भी दुनिया में नाम है उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये मेरा क्या है? हाथ। इसका मैंने क्या नाम रखा हुआ है? हाथ। तो ये क्या है? हाथ क्या है? संज्ञा। हाथ से आपका जो धातु बनेगा, जैसे कि हाथ से मैं एक शब्द बना रहा हूँ हथियाना। क्या बना रहा हूँ? हथियाना। हाथ से जो हथियाना शब्द बन रहा है वो आपका कैसा होगा? नाम धातु। बात, बात क्या है? हम लोग जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बात। बात से बतियाना क्रिया है। लोग आपस में बैठ के बतियाते हैं तो उसको एक क्रिया है। बतियाना भी क्या है? क्रिया है। वैसे ही विशेषण, विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताना। गरम किसी चीज की विशेषता है या नहीं है? गरम किसी चीज की विशेषता है। गरम से क्या हो क्रिया बन जाएगा? गरमाना। चिकना क्रिया, चिकना क्या है आपका? विशेषता। ठीक है, और चिकना से आपका क्या बन जाएगा? चिकनाना। ठीक है, आसान है इसमें। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहली बार पढ़ रहे हो तो अगर। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। एक है, ध्यान रखना है, एक है, पहला है सकर्मक। सकर्मक। और एक है अकर्मक। ठीक है, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ हिंदी ग्रामर। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है, लेकिन सबसे आसान बनाने की गारंटी मेरी। ध्यान दो। देखो, किसी भी वाक्य संरचना की मैं बात करूं, ठीक है, तो किसी भी वाक्य संरचना में क्या होता है? एक होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म। कर्म। और एक होता है क्रिया। कोई भी वाक्य ना इन तीनों से ही मिलकर बना रहता है, या इन तीनों में से कोई एक कम भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब ध्यान दो। अगर क्रिया तो रहेगा ही, क्रिया का प्रभाव समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब हम उसे कहेंगे, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब हम उसे कहेंगे अकर्मक। क्या कहेंगे? अकर्मक। अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? कर्ता के ऊपर। और क्रिया का प्रभाव जब कर्ता के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो कर्ता के ऊपर नहीं पड़ेगा तो किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म के ऊपर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव जब कर्म के ऊपर पड़ेगा तब उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक। ठीक है, आसान हो गया, लेकिन इतना आसान है नहीं है। ठीक है, परेशान करता है। अब मैं बोलूं,
ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, मैं बोलूं, ठीक है, मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। अब आप लोग फंसोगे कहाँ, इसको मानोगे कर्ता, आप तो इसी को ढूंढने में लगे रहोगे। कर्ता ये है, ये करता है, कर्म ये है, क्रिया को पहचान सकते हो ना, पढ़ना क्या है, क्रिया, ये वाला पद क्या है, क्रिया। अब समझो, जब ये पढ़ रहा होगा, पढ़ने का काम कर रहा होगा, तो पुस्तक पढ़ेगा क्या, किसको पढ़ेगा, खुद को पढ़ेगा। पढ़ने का काम किसके ऊपर होगा, पुस्तक को। पढ़ने का काम किसके ऊपर होगा, पुस्तक को। तो इसका मतलब ये है कि ये किसको पढ़ रहा है, कर्म को पढ़ रहा है, कर्म को पढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये आपका वाक्य कैसा हो जाएगा, ये वाक्य कैसा हो जाएगा, सकर्मक। बात समझ में आ रहा है, पहला चीज समझ में आया, सकर्मक। ठीक, वापस इधर देखो, फिर मैं बोलूं, फिर मैं बोलता हूं कि गीता, थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, ध्यान देना, गीता सो रही है, गीता सो रही है, ध्यान दो, गीता सो रही है। तो ध्यान दो, यहाँ पे गीता क्या है, कर्ता, कर्म दिख रहा है क्या, नहीं, सो रही है क्या है, क्रिया, क्रिया, ये क्या है, क्रिया। गीता जब सो रही है तो खुद ही तो सो रही है क्या, मेरी बात को समझो, गीता सो रही है तो सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, गीता के ऊपर। खुद सो रही है ना वो, कि पुस्तक सो रहा है, सो रही है तो कौन सो रही है, गीता सो रही है। गीता सो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है क्या, गीत, कर्म का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, अकर्मक। कैसा हो जाएगा, अकर्मक। अब मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूँ, यहीं पे लिखाऊं, समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक, वापस सुनो, वापस सुनो। ठीक है, मैं बोला, मोहन, मोहन, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। मैंने बोला मोहन पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये कर्ता, और पढ़ रहा है क्या है, क्रिया। अब ये बताओ, ये सकर्मक है क्या, कर्मक है, सकर्मक है क्या, कर्मक है। अरे क्यों अकर्मक होगा, मेरे को एक बात बताओ, जब ये पढ़ रहा है तो मोहन खुद को पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा ना भाई, कुछ ना कुछ पुस्तक तो होगा, नहीं बोल रहा, यहाँ पे पुस्तक नहीं है, लेकिन पढ़ने का काम तो पुस्तक को ही करेगा। पढ़ने का काम किसको करेगा वो, पुस्तक नहीं है लेकिन पढ़ने का काम फिर भी वो किसको करेगा, पुस्तक को ही करेगा। मतलब कर्म अनुपस्थित है फिर भी पढ़ तो पुस्तक कर्म को ही रहा है, मतलब प्रधानता किसकी है, कर्म की। कर्म रहे या मत रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन प्रधानता किसकी है, कर्म की। इसमें प्रधानता किसकी है, कर्म की, क्योंकि पढ़ने का काम किसके ऊपर होगा, कर्म के ऊपर। पुस्तक पढ़ेगा, नोटबुक पढ़ेगा, कॉपी पढ़ेगा, लेकिन मोहन को खुद को तो नहीं पढ़ेगा। तो ये क्रिया कैसी होगी, पढ़ क्रिया कैसी होगी आपकी, सकर्मक, सकर्मक। अब कंफ्यूजन हुआ, इसी कंफ्यूजन को तो दूर करना है, समझ में आया बात, ठीक है। पढ़ने का काम मोहन के ऊपर हो सकता है क्या, खुद के ऊपर लिख के बैठा है क्या वो, नहीं। सोने का काम खुद के ऊपर होगा, जैसे कि मैं बोलता है यहाँ पे कि मोहन सो रहा है तो सोने का काम उसके खुद के ऊपर होगा, तब वो कैसा होगा, आकर्मक। समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या, छोटी सी बात है, एग्जाम में अगर इसको समझ गया तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के। ठीक है, तो परिभाषा दिखाऊं सभी की, नोट करो पहले फिर परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा क्रिया के बारे में इतने अच्छे से, समझ में ही नहीं आएगा। पहली बात तो सामने वाला क्या बता रहा है, सभी को समझ में आया है। देखो ये डिफिकल्ट टॉपिक है, जहां तक मेरे को लगता है जो हिंदी व्याकरण है उसमें सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यही है। ठीक है, बाकी टॉपिक तो मेरे को इजी लगते हैं, सिर्फ अगर अगर मेरे को बोलोगे पर्सनली तो सबसे कंफ्यूजिंग यही है। अगर ये समझ गए तो आप हिंदी के सारे पोर्शंस कवर कर सकते हो। आप लोग को समझ में आया,
देखो फिर से मैं बोला, मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ने का काम किसको कर रहा है? पुस्तक को। किसको है? वो पुस्तक को। यहाँ पर पुस्तक क्या है आपका? कर्म। तो ये कैसा हो जाएगा? सकर्मक। वापस से बोला, मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है, अभी भी सकर्मक होगा, क्योंकि पढ़ने का काम वो किसको करेगा? पुस्तक को ही करेगा। वो पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। पढ़ने का काम वो किसको करेगा? पुस्तक को ही करेगा, इसलिए ये क्या रहेगा? अभी भी सकर्मक। तो ये और ये दोनों ही सकर्मक है, चाहे कर्म उपस्थित रहे या ना रहे। ठीक है। वहीं पे यहाँ पर गीता जब सो रही है, तो गीता के सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? गीता के ही ऊपर। ठीक है। मैं बोलूं मोहन दौड़ रहा है, मैं बोलूं अगर मोहन दौड़ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? मोहन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब ये सब तो क्रिया है, ये क्या है? क्रिया है। दौड़ने का प्रभाव, खुद ही तो दौड़ रहा होगा मोहन। मोहन खुद दौड़ रहा है ना, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मोहन के ऊपर। और मोहन क्या है? कर्ता। और जब भी कर्ता के ऊपर क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा, वो कैसा क्रिया होगा? अकर्मक। समझ में आया क्या? ठीक है। अभी और एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है। पहले परिभाषा लिख लेते हैं सकर्मक और अकर्मक का। ठीक है। रुको। ठीक। ये फ्री का नंबर है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। हो गया बस। ऑफलाइन वालों का नहीं हुआ है, इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हो गया। चलो। तो क्रिया के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। क्रिया कितने प्रकार है? दो प्रकार। पहला क्या है हमारा? सकर्मक। और दूसरा है अकर्मक। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा हुआ लाइन है, वही लिख रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है। परिभाषा से पहले, सकर्मक वह क्रिया, वह वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता। किसमें? सकर्मक में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता। और अकर्मक में आपकी किसकी प्रधानता होगी? क्रिया की प्रधानता। ओहो, गड़बड़ हो गया मेरे से। अकर्मक में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता। चलो, अब यहाँ पर ध्यान दो। कर्म की प्रधानता, सकर्मक। सकर्मक क्रिया कैसी क्रिया होगी? बताओ जल्दी से। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़े? जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है, क्या कहलाएगा? सकर्मक। सकर्मक क्रिया कहलाता है। पहली बात समझ में आई। दूसरा, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? अब क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कर्ता पर पड़ता है, क्या कहलाएगा?
अकर्मक अकर्मक क्रिया कहलाता है। अकर्मक क्रिया कहलाता है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे और लंबा नहीं खींचेंगे, ज्यादा में हेडेक हो जाएगा। ऑलरेडी 2 क्लास हिंदी का कर चुके हैं। समझ में आया है अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और यहाँ से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। हाँ, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चित्ररेखा, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। सर एमसीक्यू कहाँ? एमसीक्यू एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू का क्लास 1 से 2 के बीच होता है। ठीक है, 1 से 2 के बीच। और साथ ही पीएससी एकेडमी में भी आप सर्च कर सकते हो। साथ ही पीएससी एकेडमी में, साथ ही पीएससी एकेडमी एमसीक्यू बाय नवीन सर करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। साथ ही पीएससी एकेडमी एमसीक्यू बाय नवीन सर करके, अभी उसमें 3 वीडियो डाले हुए हैं। उम्मीद है कि उसमें 25 से 30 वीडियो डालने की संभावना है। ठीक है, 25 से 30 वीडियो का एक पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिससे आप लोग का एमसीक्यू वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। कहाँ से प्रश्न करे, कितना प्रश्न करे, उसका टेंशन खत्म। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में शेयर करा दूंगा। ठीक है।